कामरान खान, बताइएगा अब तक के क्या मंदरजात इस फैसले के सामने आए हैं? जी बिल्कुल, आपने जो बताया कि चीफ जस्टिस ने जब 5 सितंबर को ये फैसला महफूज किया था तो फैसला महफूज करते हुए उन्होंने कहा था कि हम ये जो फैसला है एक स्वीट फैसला जो है वो सुनाएंगे। हम नहीं कह सकते कि ये फैसला जो है किसके लिए स्वीट है और किसके लिए जो बिटर है। बहरहाल फैसला आ गया है और उसकी रोशनी में अब ये है कि जितने भी मुकदमात जो कि 50 करोड़ से कम मालियत की होने के बाइस एहतसाब अदालतों से ख़त्म कर दिए गए थे और उन मुल्ज़मान को, करप्शन के मुल्ज़मान को क्लीन चिट दे दी गई थी, वो तमाम मुकदमात जो हैं वो अब बहाल हो गए हैं। इसकी मज़ीद तफसील जो है वो हम लेंगे क्योंकि ये पूरी नैब तरमीम का एक सेट था। मजमूई तौर पर 31 तरमीम थी जो कि की गई थी और जिनको कि चैलेंज किया गया था तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की जानिब से। अब उन तरमीम की बहुत सी अहम तरमीम हैं जो कि जिनको के कलअदम करार दे दिया गया है। अदील, इसी हवाले से बताइएगा और फर्दर क्या डिटेल है आपके पास? सर, इसमें अगर बेसिकली हम आपको बताएं, प्ली बारगेन के हवाले से जो तरमीम की गई थी उसको कलअदम करार दे दिया है और आमदन से ज़ायद जो असासाजात वाली तरमीम है सरकारी अफसरान की हद तक उसको बरकरार रखा है, मगर साथ साथ जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं और उनके लिए वो भी आ सकते हैं उसमें, और इसमें के तमाम वज़राए आज़म और सिटिंग वज़ीर आज़म भी आ सकते हैं और साबिक वज़ीर आज़म भी आ सकते हैं। बड़े बिजनेसमैन आपको मालूम है आमदन से ज़ायद असासाजात वाले केस के अंदर वो भी, उनके केसेस दोबारा से बहाल हो जाएंगे। और ये इस केस के अंदर अब आप देख सकते हैं कि 500 मिलियन की हद तक के जो रेफरेंसेस हैं नैब दायराकार से खारिज करार देने की जो शिक है उसको भी कलअदम करार दे दिया। यानी जो पहले एक हद मुकर्रर की गई थी कि 50 करोड़ से ज़ायद के जो मुकदमात होंगे करप्शन के वो नैब उनको कर सकता है, लेकिन अब उस शिक को ख़त्म कर दिया है। उसका आप कह सकते हैं कि तरमीम को भी ख़त्म कर दिया गया और अब उससे कम के जो केसेस हैं वो भी नैब कर सकता है। आर्टिकल 9, 14, 24 के तहत अदालत ने अब जो चेयरमैन पीटीआई हैं उनकी दरख्वास्त को मंजूर किया है और ये कह दिया है कि अवामी ओहदा रखने वाले जो सियासतदान हैं उनके खिलाफ अब रेफरेंसेस बहाल होंगे और नैब और एहतसाब अदालतों से जो जारी करदा तमाम फैसले हैं अदालत ने उनको कलअदम करार दे दिया है। बिलखसूस 2022 में जब ये तरमीम की गई थी और पीडीएम हुकूमत में आपको याद होगा सबसे पहला काम ही इन नैब तरमीम का किया गया था जिसको फौरी तौर पर चैलेंज किया गया था और एक तवील अरसे तक ये मामला चला। अब इसके अलावा एक और सेट ऑफ अमेंडमेंट्स भी था, वो 2023 में की गई थी, अदालत ने उसको अभी तक नहीं छुआ, मगर 2022 की अमेंडमेंट्स पर उन्होंने अब ये वाज़ेह कर दिया है कि उसके बाद जो फैसले मुतासिर हुए या जो केसेस मुतासिर हुए हैं जिन तरमीम के बाद नैब ने या एहतसाब अदालतों ने फैसले दिए हैं और नैब ने ऑब्वियसली कुछ रेफरेंसेस को वापस भेज दिया है क्योंकि या डिसमिस कर दिया इस बुनियाद पर कि नैब तरमीम हो चुकी है और अब उनका दायरा कार नहीं बनता, वो दोबारा से बहाल कर दिया। अच्छा अदील, यहाँ पर ड्यूरिंग प्रोसीडिंग चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से कहा था यानी हुकूमत से कि वो लिस्ट भेजी जाए, पेश की जाए जो कि बेनिफिशरीज हैं, यानी उन तमाम लोगों की लिस्ट जो कि इससे इन तरमीम से मुस्तफ़ीद हुए थे, तो वो उसमें कोई सीधा नाम जो है वो सामने आए हों। सर, इसमें एक तो थे साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, उनके साहबजादे हमजा शहबाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, राजा परवेज़ अशरफ है स्पीकर कौमी असम्बली, एक हैं अब्दुल गनी मजीद हैं, एक हैं अनवर मजीद जो बिजनेसमैन ओमनी ग्रुप के, साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का भी बताया जा रहा है, सेनेटर अब्दुल कादिर हैं, फरजाना राजा हैं, सेनेटर रुबीना खालिद हैं, सेनेटर यूसुफ बलोच हैं, सलीम मांडवी वाला हैं और जो साबका आप कह सकते हैं कि सूबाई वज़रा हैं रहमत अली, असफंद यार खान काकड़ और जो पंजाब असम्बली के साबिक स्पीकर हैं सिप्तैन खान साहब, वो नवाब असलम रईसानी और लश्करी रईसानी, इनके कुछ नाम तो हमारे सामने मौजूद हैं, जबकि नवाब सनाउल्लाह ज़हरी का भी नाम आ रहा है, डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच का भी सामने आ रहा है, पीटीआई के भी। ना सिर्फ अब यहाँ पर देखना यह है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर ये फैसला आया है और इसमें अब पीटीआई के भी कई लोग जो हैं वो उससे मुतासिर हुए हैं, शौकत तरीन साहब भी हैं। अब यहाँ पर इस केस के अंदर चेयरमैन पीटीआई की जानिब से एक मौके के ऊपर अदालत को ये यकीन दहानी करवाई गई थी और अपना एफिडेविट भी ख्वाजा हारिस साहब ने जमा करवाया था कि चेयरमैन पीटीआई रिलीफ नहीं लेंगे या इन तरमीम से खुद फ़ायदा नहीं लेंगे, मुस्तफ़ीद नहीं होंगे, जो इन इटसेल्फ एक बड़ी मूव थी और शायद हो सकता है अदालत को भी उस मूव से काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि उनके भी माइंड बनाने में उनको आसानी हुई होगी, क्योंकि बहुत से लोग ये कह रहे थे कि जो तरमीम हुई हैं
उनके बाद इवेंचुअली जो चेयरमैन पीटीआई हैं वो भी बहुत बड़े बेनिफिशरी हैं। अब इस केस में अगर मैं ये आपको बताऊं, जो अब्दुल कादर वाला ट्रस्ट केस है वो उसमें भी चेयरमैन पीटीआई के लिए बिल्कुल उनके लिए भी इसमें काफ़ी ज़्यादा अब मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तो ओवरऑल जो जजमेंट है, आप इसको ये नहीं कह सकते कि ये पीडीएम जो हुक्मरान इत्तेहाद था सिर्फ उनके खिलाफ एक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। ओवरऑल अक्रॉस द बोर्ड आप कह सकते हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के चीदा जो रहनुमा है उनके खिलाफ अब अगर हमें वो शेर पढ़ने की इजाज़त हो कि चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं, क्योंकि ये जो लिस्ट है इसमें भी आपने देखा कि वो मल्टीपल डिफरेंट पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ जिनसे ताल्लुक़ रखने वाले सियासतदान जो हैं वो उनके नाम हैं, और उसमें पीटीआई के भी कुछ रहनुमा हैं जिनके नाम हैं ओहदेदारान। अच्छा अदिल, अब ये 7 दिन का मार्जिन है, यानी 7 दिन का टाइम दिया गया है कि 7 दिन के अंदर ये जो प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी? जी बिल्कुल, अब ये कहा गया है कि नैब जो रेफरेंसेस है उसका मुकम्मल रिकॉर्ड 7 दिनों के अंदर अंदर एहतसाब अदालतों को भिजवाया जाए, और उसके बाद ऑब्वियसली इन मुकदमात को आप ये कह सकते हैं कि ज़ेर इल्तवा तस्वर किया जाएगा। अदालत ने अपने फैसले में ये कहा है कि अब जो मुकदमात जहाँ पर उनको ख़त्म किया गया था उनको वहाँ से ही दोबारा बहाल किया जाएगा और उनका स्टेटस वही बरकरार रहेगा। जो फैसले इस दौरान आए हैं इन नैब तरमीम के बाद वो सब नल एंड वॉइड हैं, और उनको प्रायर जो उनकी आप कह सकते हैं इनेक्टमेंट से जो उनको रिस्टोर किया गया है। तो इन इटसेल्फ अभी हमसे पूछ रहे थे बहुत से दोस्त के कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, कौन कौन सी आप कह सकते हैं कि शिकें हैं इस नैब तरमीम की जिनको अदालत ने कलअदम करार दिया है। तो हम अभी तक क्योंकि अदालत की जानिब से तहरीरी फैसला नहीं आया, जो ही फैसला आएगा उसमें मजीद भी कुछ चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि हम भी जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपको मौजूद होते हैं, फैसला जब सुनाया जाता है तो कोशिश हमारी होती है कि एक अगर लाइन सुन भी ली है तो पहले उसको रिपोर्ट कर दे, और इस दौरान 1-2 लाइन मिस भी हो जाती हैं। तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको वैसे भी हम अपने नाजरीन को बता दें कि अमूमन इस किस्म के फैसलों में जो ऑपरेटिव पार्ट होता है जजमेंट का वो पढ़ा जाता है कोर्ट रूम के अंदर, और जो बाकी जितनी भी ज़्यादा डिटेल्स है जो कि कई सफ़ात पर मुश्तमिल हो सकती है वो डिटेल जो है वो पढ़कर सुनाई नहीं जाती, वो बाद में जारी होती है तहरीरी सूरत में, और फिर उसमें मज़ीद तफसीलात जो हैं वो सामने आ जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। और अब सबसे अहम चीज़ है जस्टिस मंसूर अली शाह का इसके अंदर इख्तिलाफी नोट, जो कि एक्सपेक्टेड था, जैसा कि पहले भी हमने कहा कि उनकी जानिब से पहले दिन से एक बात कही जा रही है। वो ये कह रहे हैं कि ये पार्लिमान का मामला है, कानून साजी का इख्तियार पार्लिमान को है, पार्लिमान को पाकिस्तान के अवाम ने इलेक्ट करके पार्लिमान में भेजा है। अगर उन्होंने कोई तरामीम की है या कोई ऐसा कानून बनाया है जो आप समझते हैं कि बुनियादी इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ है, तो अवाम नेक्स्ट पार्लियामेंट में उनको वोट ना दें और वो जो नया पार्लियामेंट होगा वो इन कवानीन को तब्दील कर ले। तो यहाँ पर जस्टिस मंसूर अली शाह का जो इख्तिलाफी नोट है वो भी इन्हीं तमाम तर आप कह सकते हैं कि वजूहात की बुनियाद पर होगा, और वो भी यही रीजनिंग वहाँ पर देंगे कि जो बुनियादी तौर पर ये अदालत है इसका काम नहीं है। अब सबसे बड़ी कमरान साहब, जो अगर आप मुझे इजाज़त दें, जो डेवलपमेंट एक्सपेक्टेड है इसमें एक आप कह सकते हैं टर्न ऑफ इवेंट्स भी हो सकता है, तब्दीली भी आ सकती है। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।